हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग भारतीय मरुस्थल देखते हैं। इससे पहले हम लोग उत्तर भारत के मैदान देख चुके हैं, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, क्या क्या उनकी खासियत है, तो ये सब देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं भारतीय मरुस्थल पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। क्या कभी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किससे मतलब कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसको मरुस्थल माना जाता है, वहाँ मरुस्थल पाया जाता है। तो वो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। कहाँ है? एक तो ये राजस्थान में है और अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर। थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात प्रांत में भी फैला हुआ है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। नहीं, देखिए ढाल के आधार पर थार के मरुस्थल थार के मरुस्थल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भाग में? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में जिसकी ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है, जो कच्छ का रण कहाँ है? आपका गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है, जो हजारों वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। अधिकांश नदियां अंतःस्थलीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, लूनी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, किंतु यहाँ की धरातलीय स्थलाकृतियाँ भौतिक अपक्षय एवं पवनों द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे रेत के टीले, बरखान, छत्रक। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रेत के टीले, बरखान, छत्रक कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? थार मरुस्थल में। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार। भारत की प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठार किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत को। ठीक है। अरावली पर्वतमाला व दिल्ली पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एंगलांग पठार तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने और एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। गोंडवाना लैंड कैसे टूटा, कैसे विकास हुआ, कैसे बना, ये सब पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए जरूर देखिए। अतः यह प्राचीनतम भूभाग पैंजिया का एक हिस्सा है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अपवाद हैं, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसे भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है, क्योंकि देखिए सारी नदियां दक्षिण भारत की, देखिए यहाँ से क्या होती है, पश्चिम से पूर्व बहती हैं, लेकिन जो एक नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये क्या करती हैं? पूर्व से पश्चिम बहती हैं। ऐसे उनका डायरेक्शन है, ऐसे, और इनका और सारी नदियों का ऐसे डायरेक्शन है। इसलिए जो है एक अपवाद है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ठीक है, ये तो आप लोग सब देख चुके हैं। ये देखिए, ये भी पता है आप लोग को कि अपवाद है, नर्मदा ताप्ती अपवाद है। अब देखिए, क्योंकि यह जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच से बहती हैं, इसलिए इनको भ्रंश घाटी कहा जाता है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं ये दोनों। प्रायद्वीपीय भारत को, ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। देखिए कौन कौन से? केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में, देखिए कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में शामिल किया जाता है: अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, नेक्स्ट देखिए उसके बाद मालवा का पठार,
बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। अब देखिए अरावली पर्वत श्रेणी का पूरा डिटेल। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर, कल के वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताई थी अरावली पर्वत का विस्तार कैसे कैसे है। दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है। यह प्राचीनतम मुर्दार और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्चभूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ठीक है, ये प्राचीन पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल में होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियां लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अरावली पर्वत पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है, जो पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। और देखिए इसकी खासियत क्या है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो है गुरु शिखर। इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जबकि अन्य शिखर कुंभलगढ़ है। दूसरे पे कुंभलगढ़ आएगा, पहले पे गुरु शिखर आएगा। अब देखिए मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। किससे अलग करती है? मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करती है। बीच में जो है आपकी ये जो है मेवाड़ पठार है, और उसके क्या बोलते हैं, पश्चिम में आपका अरावली है और पूर्व में मालवा का पठार है। और देखिए यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। मेवाड़ का पठार किस नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है? बनास नदी के। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब आइए मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में विशाल चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि मालवा के पठार को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो क्या होगा? हड़ौती का पठार। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है। यहाँ बेसाल चट्टान में अपक्षण के कारण काली मृदा का विकास हुआ है। कौन सी मृदा का विकास हुआ है बेसाल चट्टान के अपक्षरण से? काली मृदा का। इसलिए मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। चंबल, नर्मदा व तापी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है। देखिए उत्तर प्रदेश का दक्षिणी छोर पे बुंदेलखंड का पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच, देखिए बताया ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से? देखिए जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा तथा मध्य प्रदेश के 8 जिले। ये जिले याद रखिएगा, 7 जिले और 8 जिले। दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा आते हैं। यहाँ की ग्रेनाइट व नीच चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा, देखिए चंबल नदी की सहायक कौन सी नदी थी? बनास, जो मेवाड़ के पठार में थी। अब जो है चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। विंध्य श्रेणी। इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। गुजरात में क्या कहते हैं? जोबट हिल, और बिहार में क्या कहते हैं? कैमूर हिल।
विंध्य क्षेत्र की दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी है जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। अभी मैंने क्या बताया कि नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, इसीलिए इसको भ्रंश घाटी की नदी कहा जाता है। विंध्य श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार के से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। अब आइए देखिए सतपुड़ा श्रेणी। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूरा राज्य पिपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। देखिए उसकी अरावली पर उसकी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी आपकी धूपगढ़ है, ठीक है। और अरावली पर्वत की चोटी कौन सी थी? गुरु शिखर थी। और सतपुड़ा की आपकी धूपगढ़, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी, देखिए मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। और देखिए इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, ये 1350 मीटर। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक, जो कितनी है अमरकंटक की ऊंचाई? 1065 मीटर। कुछ अन्य स्रोतों में इसकी अन्य ऊंचाइयां दी गई हैं, पर आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक पर्वत के पास से ही नर्मदा व सोन नदी का उद्गम हुआ है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट व विशाल चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम तो यहाँ से हुआ ही है, और यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसको भी याद रखिएगा। सतपुड़ा श्रेणी किस पर्वत की उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता, ये भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पूर्वी पठार। पूर्वी, इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपका पूर्वी पठार में। पहला आ जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। देखिए छोटा नागपुर के पठार में इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आता है। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। देखिए कौन कौन से पठार? उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार, देखिए उत्तर पूर्व में राजमहल, फिर उत्तर में हजारीबाग, फिर दक्षिण में रांची का पठार। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में शामिल किया गया है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। दामोदर नदी किसको किसको अलग करती है? रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से। यह छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ से। ये सारे पठार की जो श्रेणियां हैं उनकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। पारसनाथ हिल क्या है? जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी है। रांची पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली आपकी दामोदर हो गई, दूसरी कौन सी है? स्वर्ण रेखा। रांची के समीप इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। किस नदी पे हुंडरू जलप्रपात है? आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपीय स्थलाकृति को पाट भूमि कहते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्खित भूखंड का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन। ये देखिए ये सब पूर्वी पठार के अंतर्गत हैं। अभी तक ये सब वो प्रायद्वीपीय पठार थे और ये जो है पूर्वी पठार के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतलन या धंसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार के रांची पठार से अलग करता है। यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब आदि प्रवाहित होती है। महानदी की देखिए सहायक नदियाँ याद रखिएगा। देखिए हसदो, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। हसदो किसकी सहायक नदी है? मांड है, ईब आदि प्रवाहित होती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रप की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है।
अब आइए दंडकारण्य पठार। इसका विस्तार आपका ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक है। अतः यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र में होता है। भारत में टीन धातु दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं उत्तर पूर्वी का पठार। इसको रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी ये केवल हमारा पूर्वी पठार हो गया और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी पठार हो गया। अब उत्तर पूर्वी पठार को कल के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।